हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपम सिंह। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि आपके पेंशन अपडेशन के केस की सुनवाई तो 12/3 को है। अब बहुत सारी चीज़ें फंड के बारे में, अपडेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना चाहिए। मैं एक पोस्ट देख रहा था DS मूर्ति साहब का। कुछ ही शब्दों में ऐसी बात कह दी उन्होंने कि मेरे को पूरे तो फंड में, पेंशन फंड में घुमा दिया और उसका क्लैरिफिकेशन करने के लिए मुझे बाध्य कर दिया। और उन्होंने बोला तो संदर्भ में था ब्लॉगेरियन के एक किसी रिसर्च के ऊपर, उसको भी बताएंगे क्योंकि वहाँ कहाँ रेलिवेंट है। लेकिन पहले तो मैं ये बताता हूँ DS मूर्ति साहब ने क्या कहा। और दोस्तों, उसमें आप भी आते हो, मैं भी आता हूँ, DS मूर्ति भी आता है, सारे आते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि हमको बेवकूफ़ बनाया गया। अब किसने बनाया? आप तक बना रहे हैं, रिटायरमेंट के 40 साल तक बना रहे हैं, एक 1986 से बना रहे हैं बेवकूफ़ हमको। कहते हैं द वीडियो शोज हाउ द ग्रुप ऑफ द वीडियो शोज द वीडियो, ये ब्लॉगेरियन का वीडियो था, उसका मैंने थोड़ा यहाँ लगा रखी है समरी। एक ग्रुप ऑफ फाइनेंशियली एंड लीगली लिटरेट्स, मतलब जो लोग कानून जानते थे और ऐसे नहीं बिल्कुल कमजोर हो, पुअर हो, फाइनेंशियली भी लिटरेट थे, जानते थे फाइनेंस के बारे में, उनको पता था कि पेंशन फंड जो है उसमें जो भी होगा पैसा बैंक देगी, जानते थे, फाइनेंशियली लिटरेट थे, लीगली भी जानते थे, रेगुलेशन था, दोनों चीजों को जानते थे सबको। हैव बीन बेफूल्ड, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाया किसने? फॉर डिकेड्स, एक दो दिन, कई दशकों तक, 40 साल हो गए, 4 दशक हो गए। किसने बनाया? बाई नन अदर देन द पीपल, उन लोगों ने हु क्लेम टू बी द देयर सेवियर, जिन्होंने कहा हम तुम्हारे रक्षक हैं, उन लोगों ने बनाया। फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ सर्विस, उनकी पूरी सर्विस के दौरान बनाया और अब भी बना रहे। यार क्या मजेदार सारी चीजें DS मूर्ति साहब ने सारी रख दी यहां पे। मैंने कहा इस पर तो मैं वीडियो बनाऊंगा। यानी हम लोग जो सर्विस कर रहे थे उस समय हमारे पास रेगुलेशन था, उसकी हमें जानकारी थी, हम लीगली लिटरेट थे। फाइनेंशियली लिटरेट यानी उसमें जो फाइनेंशियली को देकर दे रखा उसके बारे में पता था, और हमें दशकों तक बेवकूफ बनाया गया। और किसने बनाया? उसने बनाया जो कहते थे वो हमारे रक्षक हैं, सारों को लपेट लिया। अब का सारे के सारे UFBU के पूरे कंस्टिट्यूएंट्स आ गए। इस समय जितने भी रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन है उनको समेट लिया, EIBRF, EIB पार्क, CBPRO और जितने भी हैं, और अभी भी यही काम कर रहे हैं। अब देखें यार, बोला किस संदर्भ में था? तो ये कहते हैं 4 एग्जीक्यूटिव समरी, द 4 पिलर्स ऑफ ऑपरेशन के 4 पिलर बताते हैं। अब इनके पिलर को मैं तो नहीं मानता, जो है उनको बताऊंगा। पहला पिलर, सीक्रेट इरोजन ऑफ वैल्यू। आपकी पेंशन की आपको पता भी नहीं चला उसकी वैल्यू कब कम हो गई। बिल्कुल ये सही बात है, इकोनॉमिक सिद्धांत है। आप चाहते हो कि आप पैरिटी रहो तो आपका अपडेशन जरूरी है। अपडेशन से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, उससे आप परचेज करते हो और आप उससे देश की जो अर्थव्यवस्था उसमें भी आप सहयोग देते हो। यानी अपडेशन न करने से आपकी परचेजिंग पावर इन लोगों ने छीन ली, इसलिए आपकी पेंशन की जो वैल्यू थी वो कम हो गई। एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा कहते हैं वो RBI पैरिटी एस्टेब्लिश्ड। RBI में 3 बार अपडेशन हो गया। अब स्वाभाविक सी बात है, आते तो हम RBI के नीचे ही है ना, और रेगुलेशन भी RBI के बेस पर बना हुआ है हमारे। और दूसरा 1994 की जो कमेटी की स्मॉल कमेटी रिपोर्ट हुई थी, ड्राफ्ट के बाद भी इन्हें एक्सेप्ट कर रखा है कि अपडेशन शैल बी ऑन द लाइन ऑफ RBI, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है 12th बाईपार्टिसन अपॉर्चुनिटी, और 12वें बेस सेटलमेंट ने रेजुलर इशूज में पेंशन अपडेशन को रख दिया और 6 महीने का टाइम दिया। इसके बावजूद 2015 में इन्होंने हमको अलग कर दिया था। ये तीनों चीज ऐसी हैं कि ये लीगली हम जानते थे कि हैं, लेकिन उसके बाद इन लोग हमको बेवकूफ बनाते रहे। हमारी परचेजिंग पावर छीन ली, हमको ये फिर
ट्वेल्थ बेस सैलरी में बेवकूफ़ बनाया, आरबीआई का अपने से हमारा नहीं हुआ। एक चीज़ है ना, ये फंड्स आर अवेलेबल, ये हमारे से संबंधित नहीं है, ये पता नहीं इसको कौन किसने घुसाया। ये भी बात करते हैं, हमारे लोग भी बात करते हैं, और हम भी इसमें ड्यूब हुए थे, हम भी विफूल बने थे। अब हम ये देखते हैं भाई कि दरअसल इस फंड की थ्योरी है क्या। लोग बहुत परेशान हैं। हमने सोचा भाई चलो आज हम और कुछ करते हैं। तो ये जो फंड की थ्योरी है रेगुलेशन 5 में, कंस्टिट्यूशन ऑफ फंड, यदि आपका एक भी रेगुलेशन से संबंधित नहीं होता तब भी केवल रेगुलेशन 5 ही बता देता है कि पूरे का पूरा फंड जो है कौन देगा। अब इसमें एक बैंक क्या करेगा, बैंक, यहां बैंक जो सेटलर है एक ट्रस्ट का निर्माण करेगा, और ट्रस्ट होगा इर्रिवोकेबल। मैंने एक ट्रस्ट बना दिया, बैंक ने एक इर्रिवोकेबल ट्रस्ट बना दिया, ठीक है। और ये जो ट्रस्ट होगा किसके लिए होगा, ये पेंशन के लिए होगा। किसके लिए, पेंशन के लिए, पेंशन देगा ये बेनिफिशियर होंगे, पेंशनर देगा। उसके बाद द बैंक शैल बी ए कंट्रीब्यूटर टू द फंड, और इसमें पैसा कौन देगा, बैंक देगा। तो ये जो चीज है ना, यहाँ पर फंड सारा अवेलेबल, बी आर नॉट कंसर्न बजट, इसको बार बार हर आदमी कह रहा है, यानी इसमें फंड में पैसा भी बैंक देगा। अब सवाल ये उठता है, हमारे लोग कहते हैं तो हमारे पास बड़ा फंड पड़ा हुआ है, हमारे पास इतनी पेंशन, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और सब ये है। अब पता तो इनको है नहीं कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। भाई इसमें पैसा उनका भी आ रहा है जो 2009 और 2010 से पहले जो भर्ती, उनका भी आ रहा है, बड़ी मात्रा में आ रहा है। आपका तो छोटे छोटे अमाउंट था, इनका तो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आता है। गवर्नमेंट जो CPF दे रही वो भी यहीं आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये किसका पैसा है। इस पर बड़ा हक जमाते हैं हमारे पेंशनर, बोलो हमारा है हमारा है हमारा है। भैया कैसे है आपका भाई, आज हम यही देखेंगे आपका है। चलो बैंक ने बना दिया, एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, इर्रिवोकेबल, रिवोकेबल। मतलब रिवोकेबल ठीक है, आधार पे बता रहा हूं, और भी कई प्रकार के होते हैं। और को सेटलर यानी बैंक बनाता है, क्रिएटर बनाता है। रिवोकेबल ट्रस्ट वो होता है जिसको कभी भी बैंक खत्म कर सकता है। बैंक बनाए, मैं बनाऊं और कोई बनाए बेनिफिशियरी, या तो इसका पर्पज पूरा हो जाए, या कोई बेईमानी वगैरह हो जाए, या इम्पॉसिबल होता चल रहा है, इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है। अब यार इर्रिवोकेबल का क्या मतलब है, इर्रिवोकेबल खत्म नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं है कभी खत्म नहीं हो सकता। तो कब तक खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकता जब तक कि इसमें एक भी बेनिफिशियरी यानी पेंशनर पेंशन लेने के लिए बचा हुआ है। जब तक इसको खत्म नहीं कर सकते, चाहे इनके ट्रस्टी बेईमानी करें, चाहे माल मारें, या कुछ भी करें, उन पर केस चल सकता है, उन पर अरेस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इर्रिवोकेबल ट्रस्ट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि इसमें एक भी पेंशनर बचा हुआ है। अब हम देखते हैं कब खत्म हो सकता है, और उसके बाद जो पैसा इसमें बचेगा वो कहाँ जाएगा। ये बहुत लंबी लंबी मारते हैं ना, हमारा पैसा है हमारा पैसा है हमारा पैसा है, इस चीज से निकलो। अब देखते हैं हम, तो इर्रिवोकेबल ट्रस्ट जो होता है कैन नॉट बी रिवोक्ड, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको बेनिफिशियरी को पैसा देना, और बेनिफिशियरी इसमें पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स। और अब जो आदमी रिक्रूट है 2009, जो आदमी 2009 में रिक्रूट हुआ है, मान लीजिए वो 33 साल की सर्विस करके 2042 में रिटायर हो जाएंगे, यानी सारे के सारे ओल्ड पेंशन स्कीम वाले 2042 में रिटायर हो जाएंगे। चलो हम 3 साल और जोड़ देते हैं, जो कम उम्र में हुआ तो मतलब 2045 में सारे के सारे लोग रिटायर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि सुपर एनिवेशन में जब आज रिटायर होगा 60 साल में, तो 2045 में सारे रिटायर हो जाएंगे। और हम ये मान के चलते हैं कि वो आदमी लास्ट वाला जो होगा वो 40 साल और जिंदा रहेगा, 100 साल से ज़्यादा रहेगा नहीं भाई। 2045 में 60 साल की जो उम्र हो जाएगी तो 40 साल और जिंदा रहेगा, तो 100 साल तक, तो 2085 या 2085 में ये पूरा का पूरा आपका जो बेनिफिशियरी है यानी पेंशन है, कोई भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे भाई। अब उसमें पैसा बचेगा तो क्या करो, टैक्स तो इर्रिवोकेबल, अब क्या करोगे, ये पैसे को कहाँ ले जाओगे, ऊपर भेजोगे चेक से। अब क्या होगा, जैसे ही कोई भी बेनिफिशियरी नहीं रहा लेने के लिए, क्योंकि मैं बताया ना, तो उसके बाद ये ट्रस्ट जो है आपका किस में हो जाएगा, व्हाट विल बिकम ऑफ फंड, 2085 बाद क्या होगा, ये ट्रस्ट जो है आपका रिवोकेबल हो जाएगा। और जैसे भी रिवोकेबल होगा, इसको जो आपका बैंक है इसको खत्म कर देगा, और इसका पैसा जो इसमें पड़ा हुआ है, जो अलग अलग ट्रस्ट हैं, अपने अपने अकाउंट में लेंगे, ये भारत सरकार के पास चले जाएंगे। अब मैं समझूंगा कि आप लोग ऐसा समझ गए होंगे कि हाँ, लंबी लंबी जो फेंकते हैं ना सुबह शाम तक, हमारा पैसा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन इमेच्योर लोगों ने हमको इतना बेवकूफ़ बनाया, और यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। हम लीगली लिटरेट थे,
फाइनेंशियल कंडीशन जानते थे, उसके बाद भी हमको बेवकूफ़ बनाया। और इस फंड के बारे में एक तो ये बात कर रहे हैं, और वेणुगोपाल साहब भी बात करते हैं। शायद हमसे रिक्वेस्ट करेंगे फंड की बातें न करें, क्योंकि आपके फंड में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि फंड आपका है और आपका कंट्रोल है। किसी का कंट्रोल नहीं है। इसका इनडायरेक्ट कंट्रोल ट्रस्ट के माध्यम से केवल और केवल बैंक के बोर्ड का है, बैंक के ट्रस्टीज का, बैंक के सीएमडी का है। अल्टीमेटली वो कोई भी नहीं रहेगा तो ये पैसा ऐसे नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि जब जो ट्रस्ट बनता है उसका पर्पज पूरा हो जाता है या बेनिफिशियरीज खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद इररिवोकेबल ट्रस्ट रिवोकेबल बन जाते हैं, और जिसने ट्रस्ट बनाया है वो सारा का पैसा उसके पास चला जाएगा। जब मैं रहूंगा ही नहीं तो मेरे को क्यों पैसा मिलेगा भाई? जब कोई रहेगा ही नहीं 2085 के बाद, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, उसके बाद नहीं जाएंगे। 2085 में 86 हो सकते हैं, 2010 में कुछ भर्ती हुई होंगी तो वो 86 हो सकते हैं, इससे भी बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो पैसा तो बड़ी मात्रा में बचेगा, तो वहीं तो पड़ा नहीं रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है ये पैसा बटेगा। लेकिन ये कहना भाई हमारे पास बहुत फंड पड़ा हुआ है, ये और ये फालतू की बातें पहले भी सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, वो बातें नहीं आनी चाहिए। मैं चाहूँगा सबसे ये फालतू की बकवासें बंद करें, और ये ब्लैगोरियन से हम रिक्वेस्ट करेंगे आप ये फंड डालना बंद करें। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है फालतू बकवास करना। ये सारा का सारा हम आईबीओ को अपनी कमान थमा रहे हैं इस प्रकार की बातें करने से। तो मैं डीएस मूर्ति साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, और बहुत बढ़िया बात पकड़ी कि हमको सदियों तक बेवकूफ़ बनाया सर्विस को, आप भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। और कुछ लोग तो बेवकूफ़ होते हैं दुनिया को भी छोड़ करके चलो। किसने बनाया? उन लोगों ने बनाया जिनको हमने पैसा दिया, उनको पाला पोसा, उनको हवाई जहाज में घुमाया, उनको एयर कंडीशन रूम में घुमाया, उनकी इज्जत की सबकी, और वो हमारे सेवियर बनते थे, रक्षक बनते थे। वेंकटाचलम जैसे लोग और इसके ग्रुप जैसे लोगों ने हमको इस कंडीशन में रखा। अब यहाँ खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।